वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर रैंकर से इंटरव्यू में वज़रा की तब्दीली का इंदिया दे दिया। आइंदा चंद रोज में काबीना में तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर सेहत आमिर कियानी, वज़ीर दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल, वज़ीर ममलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज़म सवाती के सरों पर तलवार लटकने लगी। पाकिस्तान में अंदाज़े हुकूमत भी नया। कप्तान ने जो कहा था अब करने जा रहे हैं। सीनियर एंकर से इंटरव्यू में कह दिया कि आने वाले दिनों में काबीना में तब्दीलियां होंगी। सेंचुरी करने में जिन खिलाड़ियों ने गेंदें जाया की, दूसरी इनिंग्स में उनका बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो सकता है। जरूरत पड़ी तो टीम में तब्दीलियां भी हो सकती हैं। आपने कहा था कि वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लूंगा, उसके बाद हो सकता है कुछ को फारिग करना पड़े। तो ये काबीना रिशफल कब तक हो जाएगी? एमक्यू वाला ना फारिग हो जाए। ये मुझे ये हफ्ते 10 दिन के बाद मैं आपको जवाब दूंगा इसका। और प्राइम मिनिस्टर साहब, एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने कहा टफ दिन गुजर रहे। ये 100 दिन बड़े मुश्किल इसलिए थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास जैसी हुकूमत मिली पैसा ही नहीं था या कर्जों की किस्तें वापस करने को, मुल्क डिफॉल्ट जा सकता था। दूसरा, इन्होंने जो हमने पेमेंट्स करनी तेल वगैरह की, फिर इंपोर्ट्स की, हमारे पास पैसा ही नहीं था। हम अब देख रहे हैं इनमें से देख रहे हैं हमारी टीमें बन रही हैं। जिधर जिधर हमारे सामने रुकावट बनेगी हम इनको चेंज करेंगे। कप्तान के करीबी हलकों का दावा है कि वज़ीर आज़म कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। वज़ीर आज़म मुल्क में मईशत, तालीम और सेहत के शोबे पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, इसलिए उन वजारतों में तब्दीली आ सकती है। फहमीदा मिर्जा, जुबैदा जलाल, आमिर कियानी, आज़म सवाती, शहरियार आफरीदी, उमर अयूब और मियां मोहम्मद सुमरू के नामों के गिर्द दायरा खींच दिया गया। अब इन्हें काबीना से निकाला जाएगा या सिर्फ वार्निंग, कप्तान का फैसला कुछ रोज में सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म के कुछ मुआवने खसूसी और मशीरों की भी तब्दीली का इम्कान है, जबकि कुछ वज़राए मुमलिकत को मुकम्मल वफाकी वजीर भी बनाया जा सकता है। और वज़ीर आज़म अपनी इक्तिसादी टीम की गुगलियों से परेशान हो गए। कप्तान के अनमोल रतन जहांगीर तरीन ने कहा कि वज़ीर ख़जाना से मईशत नहीं संभाली जा रही, जिस पर तल्ख कलामी भी हुई। कप्तान ने अपना वजन जहांगीर तरीन के पलड़े में डाला तो असद उमर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। ओपनिंग विकेट गिरने का खौफ हुआ तो तरदीदों का सिलसिला भी चल पड़ा। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के 3 बड़ों की बैठक हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, जहांगीर तरीन और असद उमर शरीक हुए। माशी पॉलिसियों पर जहांगीर तरीन ने असद उमर पर कड़ी तनकीद की, जिस पर असद उमर और जहांगीर तरीन में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वजन अपनी टीम के अहम तरीन खिलाड़ी के पलड़े में डालकर ओपनिंग खिलाड़ी को तनहा कर दिया। बात बढ़ी तो वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर ख़जाना असद उमर की कारकर्दगी से नाखुश हैं। कप्तान रुबी की गिरती कदर पर वक्त ब्रीफिंग न मिलने, FPR नोटिसेज और शुगर मिल्स से मुतालिक मामलात पर भी वज़ीर ख़जाना से नाराज हैं। असद उमर को FPR के नोटिसेज के मामले पर काबीना इजलास में सबकी का सामना करना पड़ा था। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से भी वज़ीर ख़जाना पर तनकीद सामने आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि अगर इसी सूरत हाल का सामना करना था, शराइत मान लेते। वज़ारत तिजारत ने डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की मुखालिफत करते हुए इसे मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया है। वज़ारत तिजारत का मौक़िफ़ है कि डॉलर की कीमत में इजाफे का एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं होगा। ओपनिंग विकेट गिरने का खौफ हुआ तो पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर से तल्ख कलामी की तरदीद की, जिसके बाद वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान ने असद उमर के इस्तीफे के हवाले से खबर को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और वज़ीर ख़जाना असद उमर ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जहांगीर तरीन से ना कोई इख्तलाफ है और ना ही इस्तीफे की कोई बात हुई है। 4 दिनों से जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई तो तल्ख कलामी कैसे हो सकती है? ये तो आप बताएंगे। मैं तो शरीफ आदमी से 4 दिन से मिला भी नहीं हूँ, तो जिस बंदे से मिले ना हो तो उससे तल्ख कलामी कैसे हो सकती है? आखिरी दफ़ा मैंने अगर कोई तरीन साहब को कोई तल्ख बात बोली हो या उन्होंने मुझे बोली हो तो कम से कम 3-4 साल पुरानी बात होगी, मुझे तो नहीं याद पड़ता। इस्तीफे का भी है कि जी असद उमर साहब इस्तीफा दे रहे हैं, कोई ये चीज़ भी बड़ी आज ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है। वो क्या कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से बार बार हम इधर फंसते हैं, उन सब के अंदर जो है वो बेहतरी नजर आ रही। और हुकूमत ने अपोजिशन को चेयरमैन PAC और कायमा कमेटियों पर कायल करने के लिए मुज़ाकरात का फैसला कर लिया है। हुकूमत का
अहम मुज़ाकरात के हवाले से इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि शहबाज शरीफ या ख्वाजा आसिफ को चेयरमैन PAC नहीं बनाया जाएगा। ये ओहदा अपोजिशन को किसी और मेंबर को दिया जा सकता है। इमरान खान का कहना था कि वो अब कौमी असम्बली के इजलासों में पहले से ज़्यादा शिरकत करेंगे। इस इजलास से पहले स्पीकर असद कैसर और नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मुलाकात भी हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख को बचाने के लिए बड़ा फैसला दे दिया। इंतजामिया को गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने से रोक दिया और दीवार की मिसमारी पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस मामूनुर रशीद शेख ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर जवाब देने की हिदायत कर दी और रिमार्क्स में कहा कि आइंदा हुक्म तक गवर्नर हाउस की एक ईंट भी नहीं गिरनी चाहिए। दीवारें गिराई गई तो सब जेल में होंगे। सेनेट और कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के असासों की मालियत 3,86,94,000 रुपए से ज़ायद है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर 87 करोड़ के असासों के मालिक हैं। इसी बारे में ज़ीशान भट्टी रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के असासों की कुल मालियत 3,86,94,000 से जायद है। इनके अकाउंट्स में 2,94,11,000 रुपए से जायद रकम मौजूद है, जबकि 2 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में $379.78 और 7.068 पाउंड मौजूद है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के असासों की मालियत 41,15,40,000 से जायद है। हमजा शहबाज की गैर ज़रई अराजी की मालियत 13,64,00,000 से जायद, जबकि ज़रई जमीनों की मालियत 3,797,000 से जायद है। हमजा शहबाज के पास बैंक में 43,70,000 से जायद की रकम मौजूद है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला 3 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम 17 करोड़ रुपए, वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी 1,59,98,556 रुपए के मालिक हैं। चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा जफरुल हक के पास 4 करोड़ रुपए के असासे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान के पास 3 करोड़ रुपए, जबकि बरजीज ताहिर के असासों की मालियत 2,78,00,000 से जायद है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के असासों की कुल मालियत 87,48,87,000 से जायद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में सेनेटर शहरी रहमान 77 करोड़ से जायद, जबकि रजा रब्बानी 10 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। ANP के गुलाम बलोर के असासों की मालियत 20,97,00,000 से जायद है। कराची से आपको खबर देंगे, जहां डिफेंस के इलाके में कार बम धमाके में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक देसी साख्ता IED से धमाका किया गया। धमाका खिज मवाद से मजीद 7 गैस सिलेंडर भी मुंसलिक थे, ताहम बम मुकम्मल तौर पर फट नहीं सका, जिससे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। शबाने मुजाहिद में खाली प्लॉट में खड़ी कार में धमाका हुआ, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तहकीकात के बाद कार में बारूदी मवाद से धमाके की तस्दीक कर दी गई। SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो का कहना है कि देसी साख्ता व्हीकल बोर्न एक्सप्लोसिव डिवाइस का धमाका था। TTT की टीम से बता दिया कि वो भी अपना जो है वो यहाँ से आके इसको एनालाइज कर रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी से LPG के 6 और 1 CNG सिलेंडर दुरुस्त हालत में मिले हैं, जिन्हें बम के साथ मुंसलिक किया गया था, लेकिन बम पूरी तरह फट न सका। पुलिस के मुताबिक तबाह होने वाली कार इतवार की शाम जमशेद क्वार्टर के इलाके से चोरी हुई थी। पुलिस ने चोरी शुदा गाड़ी की FIR दर्ज कर ली है। मुकदमा मुद्दई के वालिद का कहना है कि गाड़ी शाम को चोरी हुई, जिसकी फौरी शिकायत पुलिस को कर दी गई थी। कल 6 से 7 बजे मेरे घर के पास से चोरी हुई गाड़ी। और आपने पुलिस को किस टाइम पे रिपोर्ट की? फौरन ही हम लोग आधे घंटे में पुलिस थाने पे आ गए। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक कार में होने वाला धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। ज़राए का कहना है कि कार बम धमाका चीनी कौंसल खाने पर नाकाम हमले का तसलसल भी हो सकता है। कराची में कजन के साथ सेल्फी लेने पर कत्ल की जाने वाली मरीना के मामू ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी है। दानियाल सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची में 19 साला मरीना और सवात में सलमान नामी नौजवान का गैरत के नाम पर कत्ल का मामला। मरीना के मामू ने वीडियो बयान में इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। कस्बा कॉलोनी में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली मरीना के मामू मोहम्मद जैद ने वीडियो बयान में कहा है कि मुकदमा दर्ज कराने पर मरीना की वालदा और मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। मरीना और उसके खालाजाद सलमान को झूठी अना का निशाना बनाया गया। पुलिस हमें सामने आने पर जोर दे रही है, हम जान बचाते फिर रहे हैं। मैं छुप के घूम रहा हूँ, बहन को मैंने अलग छुपा है, मैं खुद अलग छुप रहा हूँ। पुलिस वाले कह रहे कि आप आओ सामने आ जाओ। वो मुझे मारने में उनका तुला हुआ है, ये लोग जो मुझे कह रहे कि सामने आ जाओ।
लिहाजा मेरे आला हुकाम से दरख्वास्त है कि वो हमारी इस केस के ऊपर नजरसानी करे। मकतूला मरीना के मामू का कहना है कि आला हुक्काम मामले का नोटिस लें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मरीना के वालिद और दादा को अदालती हुक्म पर जेल भेज दिया है। जब तक मुद्दई सामने नहीं होंगे मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं चल सकेगी। खबर कुशाई भी वालदा या मामू की मौजूदगी में ही हो सकती है। दानियल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके सोराब गोट में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में चोरी की वारदातें करता था। तो आपको ये बता रहे हैं कराची से, और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस चोर को पकड़ लिया है और ये हॉस्पिटल्स में वारदातें करता था। कराची में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान जोड़िया बाजार, बर्तन गली, बल्दिया टाउन और खजूर बाजार में भी तजावुजात का सफाया कर दिया गया। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जुड़िया बाजार में इंसदाद तजावुजात सेल ने कार्रवाई करते हुए 150 शेड और सैकड़ों दुकानों के आगे तजावुज किए गए फुटपाथ और 50 के करीब दुकानें मिस्मार कर दी। इंसदाद तजावुजात हुक्काम के मुताबिक खजूर बाजार और अतराफ का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ली मार्केट की जानिब पेश कदमी की जाएगी, जहाँ दुकानें वागजार कराई जाएंगी। दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। KMC और DMC ने बल्दिया टाउन 24 मार्केट में तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन के दौरान 150 से जायद तजावुजात को मिस्मार कर दिया। नायब ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची साकिब सोमरो और साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और नायब हुकाम ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंसेस पहले ही अदालत में दायर कर रखे हैं। इन पे अरबों रुपए की करप्शन में का इल्जाम है और दोनों मुलजिमान बैरून मुल्क फरार हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे के निजी स्कूलों की फीस का 1 साल पुराना स्ट्रक्चर बहाल कर दिया है। निजी स्कूलों को 3 माह की फीस एक साथ लेने से रोक दिया गया है। जफर अल्लाह सोमरो की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूलों की इजाफी फीस लेने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 5% से जायद फीस लेने से रोका था। इसके बाद कितनी फीस वसूल की, जिस पर प्राइवेट स्कूल के वकील ने मौकूफ अपनाया कि हम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद कर रहे हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर अमल दरामद कर रहे हैं तो सबूत पेश करें। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आप लोग तो महकमा तालीम को भी घास नहीं डालते। प्राइवेट स्कूल मालकान चंद तलबा की फीस में रियायत करके उसका फायदा उठाने की कोशिश न करें। हमें सिर्फ 5% इजाफी वाले चालान चाहिए, जिस पर निजी स्कूल के वकील ने तफसीली जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। महकमा तालीम सिंध के DG प्राइवेट स्कूल मंसूब सिद्दीकी का कहना है कि जो भी इजाफी स्कूल फीस वसूल कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। टीमें जा रही हैं जहाँ मदद आ रहा है उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर रहे हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन में अब जो है ना मतलब ये सस्पेंड के जगह मनसूख कर दूंगा और हमने मजिस्ट्रेट भी मंगवा लिया है हर तरह से। अदालत ने समाअत के बाद निजी स्कूल में इजाफी फीस पर 20 सितंबर 2017 से पहले वाला स्ट्रक्चर बहाल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2017 के बाद बढ़ाई गई फीस को एडजस्ट करने और निजी स्कूल को 3 माह की फीस एक साथ लेने से भी रोक दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इजाफी फीस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। नून लीग 22 करोड़ रुपए से जायद असासों के साथ सबसे अमीर जमात निकली। फहरिस्त में पीपल्स पार्टी का दूसरा और तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर है। इलेक्शन कमीशन की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 22 करोड़ 21 लाख 16,406 रुपए के असासों के साथ मुल्क की सबसे अमीर जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असासों की मालियत 16 करोड़ 52 लाख 84,423 रुपए, तहरीक इंसाफ के असासों की मालियत 11 करोड़ 64 लाख 24,836 रुपए, जबकि जमात इस्लामी 11 करोड़ 6 लाख 53,978 रुपए की असासों की मालिक है। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 7 करोड़ 92 लाख 4,355 रुपए, मुस्लिम लीग काफ 5 करोड़ 81 लाख 480 रुपए, ANP 4 करोड़ 17 लाख 26,350 रुपए और जमीयत उलमा इस्लाम फेद 2 करोड़ 82 लाख 73,592 रुपए के असासों की मालिक है। शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग 2 लाख 88,268 रुपए, पाक सरजमीन पार्टी 35 लाख 65,818 रुपए, पाकिस्तान अवामी तहरीक 19 लाख
1,10,434 रुपए, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासों की मालियत 30,250 रुपए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखा और खत लिखकर अफगान अमल में किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। नो डू मोर प्लीज हेल्प सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया है। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में बताया कि सदर ट्रंप ने उन्हें खत लिखा है जिसमें डू मोर का नहीं बल्कि पाकिस्तान से अफगान अमन में किरदार अदा करने और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की दरख्वास्त की गई है। अभी लेटर भी आया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले करे तालिबान को टॉक्स के ऊपर लाने के लिए और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। ये अभी आज ही आया। हम तो हमारी बड़ी प्राइम पोजीशन है इसके अंदर। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि माजी में अमेरिका की तरफ से हमेशा डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दो टोक मौक़िफ़ के बाद अमरीकी सदर ने अपनी पोजीशन से यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान से डू मोर नहीं मदद की दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ दफ्तर खारिजा की जानिब से अमरीकी सदर के खत और पेशकश का खैर मकदम किया गया। सदर ट्रंप के खत के बाद अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़िल्मे खलीलजादे का खित्ते और पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, जिसमें अफगानिस्तान में पाकिस्तानी किरदार से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। जब मुझे तालिबान खान कहते थे, मैं यही कहता था कि जंग से ये मसला नहीं हल होना। आज शुक्र है सारी दुनिया यही कह रही है कि पाकिस्तान उनको इकट्ठा करे, बजाय जो शुरू में कि जी डू मोर करो और तबाही मचाओ अपनी भी मुल्क की। हम क्यों ना एक अपना पार्ट प्ले करके, और हम कर सकते हैं। अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मदद के लिए खत और वजीर आजम इमरान खान के जवाब का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भी खूब पजीराई हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं और पाक फौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ खड़ी है। अब तक किए तमाम फैसलों में फौज की हिमायत हासिल है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल ज़िया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं, सारे फैसले हमारे मंशूर के मुताबिक हो रहे हैं। छोटा सवाल है, एक मुझे फैसला बताएं। एक मिनट सर, डिसीजन सर आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूँ। अच्छा, सारे इस वक्त मैं इंडिया और अमेरिका के एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है, और एक फैसला नहीं जिसके पीछे पाकिस्तानी फौज नहीं खड़ी। और नैब के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नैब अगर उनके नीचे होता तो 50 बड़े लोग जेलों में होते। मलाइशिया में एहतसाब के दायरे की मुल्जिमान को सजा दिलाने की शरह 90% है, हमारे यहाँ 7% भी नहीं है। हमारे नीचे नहीं है, मेरे नीचे नैब होती, आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। कौन कौन? वो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर शोर मचा देंगे। उन्होंने जेलों में होना था। नंबर 2, मैं इतना बड़ा दायरा खोल दूं नैब का, वो हर लोग, कोई बिजनेसमैन को पकड़ रहा है, कभी किसी को पर छोटी छोटी चीज़ों पे हाथ डाल रहे हैं। देखिए जब हम मलेशिया की एंटी करप्शन में गए, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है। नैब की तो वज़ीर आज़म नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इमरान खान नैब की कारकर्दगी को सिर्फ 7% कामयाब समझते हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के मुशीरों ने उन्हें सही आदादो शुमार नहीं पहुँचाए। नैब ने अपनी तारीख में 77% केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। आपको बताएं कि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि नैब अगर उनके नीचे होता तो 50 बड़े जेलों में होते। उन्होंने नैब की कारकर्दगी को सिर्फ 7% कामयाब समझा। ताहम ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के मुशीरों ने उन्हें सही आदादो शुमार नहीं पहुँचाए। नैब ने अपनी तारीख में 77% केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। नैब के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे थे और उन्होंने इस पर अदमे इत्मीनान का इज़हार किया। ताहम हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनके मुशीरों ने उन्हें सही आदादो शुमार नहीं पहुंचाए, ये कहना है ज़राए का। यह भी बताया गया कि नैब ने अपनी तारीख में 77% ऐसे केसेस हैं जिनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है।
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سینئر اینکر پرسن سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قبل از وقت الیکشن کی بات بھی انہوں نے کر دی. مسکرا کر کہنے لگے کہ کپتان اپنی حکمت عملی تبدیل کرتا رہتا ہے, ہو سکتا ہے 2/3 اکثریت کے لیے دوبارہ الیکشن کرا دیں. یو ٹرن لیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب کو انتظامی سہولیات دیں گے. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو جب تک فیز آئے گا, اگر وہ جب تک فیز نہیں ہو سکتا ہے پہلے الیکشن ہو جائے. اچھا آپ کو پتا ہے ایک کیپٹن اپنی اسٹریٹجی ہر وقت بدل سکتا ہے. ہاں یو ٹرن لے سکتا ہے, ہر وقت بدل سکتا ہے کیونکہ اس مقصد یہ بات صحیح ہے. یہ آپ نے کیا کہہ دیا سر, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی ہو. وہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہاں باہر دور رحیم یار خان سے یا لاہور آنا ایشوز کے اوپر, تو ہم ان کو جو ایڈمنسٹریٹولی پہلے فیز میں ان کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ بھاولپور ہو یا لاہور یا ملتان ہو اس کا سینٹر, اس کے اوپر ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ڈیبیٹ کریں گے. اور وزیراعظم کے اس بیان پر رد عمل بھی آ گیا. معاشی صورتحال پہلے ہی بے یقینی کا شکار ہے. وزیراعظم کا مڈ ٹرم انتخابات کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. ترجمان بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کے انٹرویو پر رد عمل دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال پہلے ہی بے یقینی کا شکار ہے اور ایسے وقت میں وزیراعظم کی جانب سے مڈ ٹرم انتخابات کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. وزیراعظم کا یہ بیان کہ ملک میں مڈ ٹرم الیکشنز ہو سکتے ہیں ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اس بیان کے اوپر تعجب کیا جا سکتا ہے, مایوسی کا اظہار کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ہماری ملک کی معاشی صورتحال اس وقت ٹھیک نہیں ہے. ہماری اس وقت معیشت میں بے یقینی کی فضا ہے اور اس بے یقینی کی فضا کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو غریب عوام ہے, جو متوسط طبقہ ہے, وہ ایک بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, روپے کی قدر گر رہی ہے, اور وزیراعظم کا یہ بیان اس تناظر میں ہماری جو بے یقینی کی فضا ہے اس میں اور مایوسی کا اضافہ کرے گا. اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت گرانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت چلانا عمران خان اور ان کی ٹیم کے بس کی بات ہی نہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. اپوزیشن کوشش کر رہی ہے ان کی حکومت گرانے کی, تو عمران صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی اور ان کی ٹیم کی قابلیت اور 100 دن کی کارکردگی کے بعد کسی اپوزیشن کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اور ان کی ٹیم ان کے لیے خود ہی کافی ہیں. اس سے بڑی جو لمحہ فکر کی بات ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قبل از وقت الیکشنز ہوں گے. تو یہ تو بات معلوم ہے مجھے کہ ان کو اور ان کی ٹیم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں. لیکن جس وزیر اعظم کو اپنی حکومت پر اعتماد نہ ہو ان کو اس بیان کے بعد 1 منٹ بھی اپنی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ اپنی قابلیت سے نظر ہٹانے کے لیے, اپنی نااہلی سے نظر ہٹانے کے لیے NRO کی بات ریپیٹ کی. تو ہم یہ بات شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کے فلور پر ان سے پوچھ چکے ہیں کہ NRO ان سے کس نے مانگا ہے اور کس وقت مانگا ہے. نوشہرہ کے صحافی نور الحسن کے قتل کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی. CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح گاڑی کے ٹرن لینے سے پہلے 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور گاڑی کے سامنے سے فائرنگ کر دی. یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ نوشہرہ کے صحافی تھے نور الحسن, ان کے قتل کی یہ CCTV فوٹیج ہے. اینٹی کرپشن ٹیم کو رشوت خور ASI کو پکڑنا مہنگا پڑ گیا. لاہور کے تھانہ مصطفیٰ آباد کے SHO نے اپنا بندہ چھڑایا اور ٹیم کو پھینٹی لگوانے کے بعد مجسٹریٹ سمیت سب کو اندر کر دیا. DIG آپریشن نے SHO اور دیگر اہلکاروں کو معطل کر دیا. کرپشن کے خلاف مہم ایسے نہیں چلے گی. رشوت خور ASI کو پکڑنے والی اینٹی کرپشن کی ٹیم مار کھا کر تھانے میں بند. SHO تھانہ مصطفیٰ آباد نے اپنا بندہ چھڑایا اور اپنی نگرانی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دوسرے عملے کو پھینٹی لگوائے, پھر مجسٹریٹ سمیت سب کو حوالات میں بند کر دیا. قانون کے رکھوالے نے 10,000 روپے رشوت لینے والے ASI عبدالستار کو اینٹی کرپشن ٹیم سے زبردستی چھڑانے کے بعد فرار بھی کرا دیا. اس لڑائی اور بھیگا مشتی میں کپڑے تک پھٹ گئے.
महकमा एंटी करप्शन की टीम को आला हुकाम की मुदाखलत पर रिहाई मिली। सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी ने मामले का नोटिस लिया। DIG ऑपरेशन को इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। DIG ने SHO मुस्तफाबाद और दीगर एहलकारों को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाजायज असलहा और गोलियां बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान नाजायज असलहा रखने वाले जावेद इकबाल नामी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा में ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए नाजायज असलहा और गोलियां बरामद कर ली। हुकूमत के अपनी सफ़ों में इख्तलाफात के अलावा इदारों में अदम एतमाद की फजा भी पैदा हो गई। क्या पूछे बगैर स्टेट बैंक इतना बड़ा फैसला कर सकता है? वजीर आजम ने डॉलर महंगा होने का सारा मलबा स्टेट बैंक पर डाल दिया। सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि स्टेट बैंक ने उनसे और वजीर खजाना से पूछे बगैर रुपए की कदर में कमी की। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल का अंदाजा तो अब एक आम शहरी भी लगा सकता है, लेकिन वजीर खजाना को अभी तक इसका अंदाजा नहीं हो सका। असद उमर के बदलते बयानात मार्केट में मजीद बेयकीनी का बाइस बन रहे हैं। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी, रुपए की कदर में कमी, शरह सूद में इजाफे से मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। हुकूमती पॉलिसीज में अबहाम के बाइस पैदा होने वाली बेयकीनी को खत्म करना और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसमें हुकूमत नाकाम हो चुकी है। चीजें जो है कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी ये कंफ्यूजन को खत्म करें और एक अपनी इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको दुरुस्त रखें और कौम को पता होना चाहिए कि किस तरफ हमने जाना है। वजीर खजाना पहले IMF की जरूरत का जिक्र करते रहे, लेकिन जब IMF ने कर्ज ना दिया तो कहने लगे हमें IMF से कर्ज लेने की जल्दी नहीं और जरूरत भी नहीं। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में IMF के प्रोग्राम से सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है। IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो उसको इस तरह से नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए और उसके बाद IMF प्रोग्राम आ भी जाता है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कम अज कम ये खासी ऊपर जा सकती है। ये कहना कि हम IMF के साथ नेगोशिएशंस में अपनी मनवाएंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, इस किस्म की बातें जो है ये मार्केट्स के लिए बिल्कुल बहुत नेगेटिव होती हैं। वजीर खजाना दोस्त ममालिक की इमदाद का जिक्र तो करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में सऊदी अरब से मिलने वाले $1 अरब सिर्फ देखने के लिए हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं। दूसरी जानब चीन ने भी वाजे कर दिया कि नकद डॉलर्स नहीं सरमायाकारी की जाएगी, जबकि पाकिस्तान की फौरी जरूरत सिर्फ नकद डॉलर्स हैं। और डॉलर की बढ़ती कीमत के असरात नजर आने लगे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने रेलवे के किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं डॉलर महंगा हो गया इसलिए 40 ट्रेनों के किरायों में इजाफा करेंगे। इसी बारे में सरदार सदाकत की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद ने रेलवे किरायों में इजाफे का फैसला सुना दिया। कहते हैं डॉलर महंगा होने के बाइस 40 ट्रेनों के किराए में इजाफा कर रहे हैं, बाकी 100 ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ेगा। आज हमने फैसला किया है कि 100 ट्रेनें जिससे आम और जो ब्रांच लाइनें हैं चलती हैं उसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। 40 ट्रेनें उसमें मामूली सा इजाफा करेंगे। वो हम देख रहे हैं कि कितनी उस पर असर पड़ता है। 2% पड़ता है, 3 पर 30 रुपये पड़ता है, 40 रुपये पड़ता है इकॉनमी पे, और इन 100 ट्रेनों पे कोई नहीं लगाएंगे जी, एज इट इज़ चलाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि रेलवे की अराजी वागजार कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। कब्जे छुड़ाएंगे, नहीं चाहते कि लोगों के घर गिराए जाएं। जा रहे हैं कराची, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई है, सुबह 10 से 11 बजे तक इस इशू पे बात हुई है और कराची जाके इसको देखते हैं कि कैसे हल करना है। हमारी नहीं ख्वाहिश है कि हम गरीब के घरों को गिराएं। वजीर रेलवे ने मजीद कहा कि सियाहों के लिए 3 नई सफारी ट्रेनें चलाएंगे। 23 दिसंबर को कराची से पेशावर तक रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर रेलवे ने ऐलान किया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं कर रहे।
کچھ سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں. عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے اپوزیشن نے حکومتی TORs مسترد کر دیے. شفقت محمود نے انتخابات کو شفاف اور قانون کے مطابق قرار دے دیا. عمران ملک کی رپورٹ اسی بارے میں. پارلیمان کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس شفقت محمود کی زیر صدارت ہوا. حکومت نے 33 الفاظ پر مبنی مختصر ترین TORs پیش کیے. حکومتی TORs کے مطابق کمیٹی انکوائری کرے کہ کیا الیکشن کمیشن نے ایمانداری سے انتخابات کرائے. انکوائری کی جائے کہ کیا انتخابات ایماندارانہ، شفاف اور قانون کے مطابق تھے. تحقیقات کی جائیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی بدعنوانی کے سدباب کا کیا انتظام کیا. میڈیا سے گفتگو میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ انتخابات سے متعلق فافن اور یورپی یونین کی رپورٹ آ گئی. اپوزیشن الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے اور اپوزیشن کا مقصد جو ہے وہ ایک متنازع سیاسی متنازع بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ ایک سیاست کی خاطر کر رہی ہے. اپوزیشن نے حکومتی TORs مسترد کر دیے. رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر کا کہنا تھا کہ حکومت پہلے دن سے معاملے پر پیش رفت نہیں چاہتی. حکومت کو فرار نہیں ہونے دیں گے. نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اپوزیشن کو احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے. حکومت کے جو بھی طریقہ کار ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ پیش رفت نہیں کرنا چاہتے اس پر پورے معاملے پہ. اگر وہ پارلیمانی کمیٹی کا راستہ روکیں گے تو پھر دوسرا راستہ جو ہے وہ پھر احتجاج ہے، اور وہ احتجاج کا راستہ جو ہے وہ پھر کسی حد تک بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور اپوزیشن نہیں چاہتی کہ وہ احتجاج کا راستہ جو ہے اس کو اپنائے. اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے. کمیٹی کا آئندہ اجلاس 13 دسمبر کو ہوگا. عرفان ملک، 24 نیوز، اسلام آباد. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ایسے گارڈنز اور ایگری ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کالا شکاکو میں فیملی فیسٹیول اور نیشنل نیزہ بازی مقابلوں کا اہتمام کیا. ایسے گارڈنز اور ایگری ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام منعقدہ میلے میں شہزادہ ملک محمد عطا مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ CEO ایسے گارڈنز شعیب افضل ملک، بابر راجہ سمیت فیملیز نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. فیسٹیول میں بچوں کے کھانے پینے اور کھیل کود کے لیے سٹالز اور پلے ایریاز بھی بنائے گئے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نیب ان کے نیچے ہوتا تو 50 بڑے لوگ جیلوں میں ہوتے. ملائیشیا میں احتساب کے ادارے کی ملزمان کو سزا دلانے کی شرح 90% ہے، ہمارے ہاں 7% بھی نہیں. نیب ہمارے نیچے نہیں ہے. میرے نیچے نیب ہوتی آج کم از کم 50 بڑے بڑے کرپٹ لوگ جیلوں کے اندر ہوتے. کون وہ میں ابھی نام نہیں بتاؤں گا، وہ پھر مٹا دیں گے. انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا. نمبر 2، میں اتنا بڑا دائرہ کھول دوں نیب کا، وہ ہر لوگ، کوئی بزنس مین کو پکڑ رہا ہے، کبھی کسی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں جب ہم ملیشیا کی اینٹی کرپشن میں گئے، ان کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 90% ہے. نیب کی 7% بھی نہیں ہے. وزیر اعظم نیب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. عمران خان نیب کی کارکردگی کو صرف 7% کامیاب سمجھتے ہیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیروں نے انہیں صحیح اعداد و شمار نہیں پہنچائے. نیب نے اپنی تاریخ میں 77% کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے. اس حوالے سے بتا رہے ہیں سعود بٹ. جی سعود. آج بالکل وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے، بار بار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ نیب کی کارکردگی صرف 7% ہے. لیکن اعداد و شمار کے حوالے سے بات کریں تو بات اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. نیب کی ویب سائٹس پر یہ ڈیٹا موجود ہے. نیب کے جو وقتاً فوقتاً جو پریس ریلیزز آتی ہیں، جو نیب کی کارکردگی رپورٹ سامنے آتی ہیں، ان سے بات سامنے آ رہی ہے کہ 77% نیب کی اوورال کارکردگی جو ہے اب وہ کنوکشن ریٹ ہے. 77% کیسز جو ہے وہ نیب اب تک حل کر چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر اپنی بارگین کے حوالے سے بات کریں تو اس کے ریٹ بھی 87% تک آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے نیب کو کیسز آئے، جتنے نیب کو لوگوں نے رابطے کیے، جتنے سرکاری عہدیداروں کے خلاف نیب نے کارروائی کی، جتنے سیاستدانوں کے خلاف نیب نے کارروائی کی، بزنس مینس کے خلاف کی، بیوروکریٹس کے خلاف کی، اس میں 87% پلی بارگین کے راستے پیسے جمع کر کے حکومتی خزانے میں جمع کروائے گئے. تو اس پر وزیر اعظم کو ایک دفعہ ایکشن لینا پڑے گا. اپنے ایڈوائزرز کو شاید دوبارہ پوچھنا پڑے گا کہ نیب کا کنوکشن ریٹ کیا ہے، تاکہ جو وزیر اعظم کی پالیسی سے یا وزیر اعظم کے بیانات سے جو نیب کے آفیسرز کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں مزید بہتری ہے، اور جو نیب کے آفیسرز ہیں وہ مزید بہتر کام کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا.
सरगोदा में घरेलू मुलाजमा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन गई। कोट अदू में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक खातून जामहक हो गई, जबकि गुजरात में 2 दोस्तों ने नौजवान को कत्ल कर दिया। सरगोदा में घरेलू मुलाजमा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन गई। नून लीग के यूसी चेयरमैन सईद नियाजी ने चोरी के शुबे में मुलाजमा तंजीला को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कोटद्दू में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। एक खातून जामहक, दूसरी शदीद जख्मी हो गई। गुजरात में ख्वाजा सरा से दोस्ती में रुकावट बनने पर 2 दोस्तों ने नौजवान को कत्ल कर दिया। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल में पेशब 3 लड़कियों को कत्ल करने वाले 2 भाइयों की तस्वीर मंजरियान पर आ गई। छाछरों के गांव में 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर लड़ाई, मुलजिमान ने घरों को आग लगा दी। आग की जद में आकर 8 साल बच्ची शदीद जख्मी हो गई। कसूर के नवाही इलाके अलाहाबाद में बारदाना के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। चिश्तिया में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके जहरीला गुटखा और मुजरे से अशिया बरामद कर ली। 2 दुकानों को सील कर दिया गया। शेखुपुरा में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री में मशहूर ब्रांड की जाली खाद बनाई जा रही थी। एक और गोरी हुई पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार। मैक्सिको की खातून पाकिस्तानी नौजवान साजिद से शादी के लिए हड़प्पा पहुंच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे में फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए। शाहराह फैसल FTC के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि गुलशन इकबाल नैपा चुरंगी के करीब फायरिंग से 1 नौजवान जख्मी हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी बनाने पर चीन ने किया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान मस्बत राब्ते पर खुश है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों जनूबी एशिया के अहम ममालिक हैं। पाक भारत मुस्तहकम ताल्लुकात इलाकाई बैनुल-अक़वामी अमन व तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक पाक भारत मजबूत रवाबित मुज़ाकरात के लिए मुखलिसाना उम्मीद रखते हैं। कतर ने ओपेक की रुकनीत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कतरी वजीर तवानाई साद शरीदा अलकावी का कहना है कि कतर कुदरती गैस की पैदावार पर तवज्जो मरकूज करना चाहता है। कतरी वजीर तवानाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कतर ओपेक तंजीम की रुकनीत से दस्तबरदार हो रहा है। कतर अपनी तवज्जो कुदरती गैस की पैदावार पर मरकूज करना चाहता है। उन्होंने कहा कि कतर की ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में कुदरती गैस की पैदावार 77 मिलियन टन से बढ़ाकर 110 मिलियन टन तक कर दी जाए। कतर पेट्रोलियम की जानिब से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि कतर जनवरी 2019 को ओपेक से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो जाएगा। कतर की जानिब से ओपेक तंजीम से निकलने का ऐलान उस मौके पर किया गया जब तंजीम का सालाना इजलास 6 दिसंबर को होने वाला है। कतर पहला खलीजी मुल्क होगा जिसने ओपेक से निकलने का ऐलान कर दिया। कतर ने 1961 में इस तंजीम के क़याम के 1 साल बाद इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और बहरीन ने कतर पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम आयद करते हुए दोहा से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। काबिज भारतीय इंतजामिया की हिरासत में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तबीयत खराब हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यासीन मलिक कमर में शदीद दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। तर्जुमान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुताबिक यासीन मलिक को श्रीनगर के सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट लाने पर ICU में दाखिल किया गया। यासीन मलिक कई रोज से कमर दर्द की शिकायत में मुब्तला थे। उन्हें दिल का आर्जा भी लाहक है। यासीन मलिक को मुजाहिरों में शिरकत से रोकने के लिए आज सुबह हिरासत में लिया गया था और उनकी तबीयत शदीद खराब होने पर उन्हें अस्पताल ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी इंतहा को पहुंच गई। शुपैया में भारतीय फौज जाजी मुजाहरे पर धावा बोल दिया। पैलेट गन्स और आंसू गैस का बेदरी इस्तेमाल किया गया। भारतीय बर्बरियत के नतीजे में दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए। और शिमाली अमरीकी मुल्क मैक्सिको में अमरीकी कॉन्सुलेट पर एक हमला किया गया है। बारूदी मवाद के साथ मैक्सिको के दूसरे बड़े शहर गावडालाजारा में किया गया है। यह हमला अमरीकी नायब सदर माइक पेंस और सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप के दौरे से थोड़ी देर पहले किया गया था। ताहम इस हमले में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ।
फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तफसीलात जारी कर दी, जिनके मुताबिक एहतजाज के इमारतों और 112 गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में मुश्तइल अफराद ने अवामी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। फ्रांसीसी हुकूमत ने कहा है कि मुस्तकबिल में ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए हंगामी हालत नाफिज की जा सकती है। इतवार को सदर एमानुएल मैक्रोन ने पेरिस में मुतासरा मकामात का दौरा भी किया था। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर आज़म को मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात का टास्क भी दे दिया था। और छठी नेशनल डिसेबल T20 चैंपियनशिप मुल्तान ने मुसलसल तीसरी बार जीत ली है। फाइनल में इस्लामाबाद को 59 रन से शिकस्त दे दी। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सजा छठी नेशनल डिसेबल क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का, जिसमें मुल्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 231 रन स्कोर किए। जवाब में इस्लामाबाद की टीम 8 विकेटें गंवाकर 172 रन पर ही ढेर हो गई। फातेह टीम की जानिब से एक बाजू से महरूम कप्तान मतलूब कुरैशी ने 76 और माजिद हुसैन 74 के साथ नुमाया रहे। टीम के कप्तान ने कौमी टीम को भी इसी जज्बे के साथ खेलने का मशवरा दिया। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उनके प्लेयर्स को एक मैसेज दूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए सोचना चाहिए, तो उनकी परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह जो है वो नजर आएगी। साबिक कौमी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक भी मैच के मौका पर ग्राउंड आए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा कि इन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको भी पूरी तरह सपोर्ट करनी चाहिए और पूरी स्पॉन्सरशिप के साथ और फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट करनी चाहिए। मैच के इख्तिताम पर साबिक क्रिकेटर कर्नल नौशाद ने विनर और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। मुसलसल 3 दफा की फातेह मुल्तान के खिलाड़ियों ने खूब जश्न भी मनाया। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, रावलपिंडी।